EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल, वहाँ पर आपने टीचिंग के लिए अप्लाई किया है और उसके लिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है प्लस पैडागोजी पढ़नी है, और वो क्लासेस आपको मिल नहीं रही या मिल रही है तो अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा, क्वालिटी मटेरियल नहीं मिल रहा। तो चलिए, यहाँ पर आपको मिलने वाला है बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। और ये जो PDF वगैरह है जो भी मैं पढ़ाती हूँ, ये सारी की सारी PDF आपको कहाँ पर मिलने वाली है, टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाली है, जिसका नाम है आर्या साइको ब्रेन। ठीक है, DP वही लगी हुई है जो हमारी YouTube पर लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो PYQ है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आए हुए हैं एग्ज़ाम में और रिपीटेडली एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एक एग्ज़ाम में नहीं बल्कि 2-3 बार यही क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न में रिपीट हुए। थोड़े बहुत जो है स्टेटमेंट चेंज हुई है लेकिन पैटर्न वही है यहाँ पर। और ये जो क्वेश्चन है ना आपके सारे टीचिंग एग्जाम में, टीचिंग पैडागोजी के पोर्शन में, टीचिंग एप्टीट्यूड के पोर्शन में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर मेरा बनाया हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे PYQ हैं। तो इनको लगाना आप और फिर मुझे बताना कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड की एक मैराथन क्लास है जिसमें आपके सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक हैं जो सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं, टॉपिक वाइज एक मैराथन है जिसमें सारे ही टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है और रिवीजन के टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है वो वीडियो आपके लिए। अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हो आप, आपकी इच्छा है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन नंबर, देखो 101 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपको दिखाऊं तो 104 क्वेश्चन है। मैंने सीक्वेंस वाइज नहीं लिए हैं, मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए यहाँ पर फालतू का मैंने कोई मटेरियल, कोई कंटेंट नहीं रखा, बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है सारा का सारा कंटेंट, और जिसकी उम्मीद है कि हाँ एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अब की बार सिलेक्शन तो आपको लेकर रहना है, कोई बहाना चलने वाला नहीं है कि टीचर्स अच्छे नहीं थे, पढ़ाई अच्छी नहीं थी, मैंने कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया, या फिर ऑनलाइन कुछ बढ़िया कंटेंट नहीं मिला है और नोट्स PDF वगैरह हमारे पास नहीं थे। तो कोई बहाना तो मारने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, बिल्कुल क्वालिटी के साथ मिल रहा है। बस आपको क्या करना है, बैठना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि विद्यार्थी में अवांछनीय मतलब कि अनडिज़ायरेबल व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे समर्थ पद्धति क्या है। कहते हैं कि जो स्टूडेंट है उनका जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको हमने चेंज करना है, और उसके लिए एक भाई पद्धति, एक पद्धति को बोलते हैं, एक मेथड बता दो अच्छे वाला। ठीक है, तो चलिए क्या करोगे आप अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को बदलने के लिए, बच्चों को पनिश करोगे। आप एक टीचर हो तो बताओ, बच्चों को पनिश करोगे क्या, डंडे वंडे मारोगे उनको। दूसरा कहता है अगर बच्चे ने काम नहीं किया तो बच्चों के मम्मी पापा को बता दो कि जी आपका बच्चा बड़ा ही शैतान है, काम नहीं करता। अगला कहता है कि अनडिज़ायरेबल अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानना और उनका उपाय करना। जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर बच्चा कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके कारण जानोगे, फिर उसका उपाय करोगे। ठीक है, D ऑप्शन कहता है कि नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना बच्चे को। तो आप मुझे बता दीजिएगा यहाँ पर क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अपने आप को मानकर चलो कि मैं एक टीचर हूँ, टीचर बन चुका हूँ EMRS में, तो मुझे क्या करना है बच्चों के साथ। तो जाहिर सी बात आप बच्चों के साथ क्या करोगे, बच्चों के साथ बिल्कुल पोलाइट रहोगे, और बच्चे जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर कर रहे हैं उसके कारण को पहले समझोगे, फिर कारण को समझ के फिर उसका आप उपाय कर दोगे, सिंपल। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, हम उसको भी जरा पढ़ लेते हैं। देखो कहते हैं कि शिक्षक को चाहिए कि वह सबसे पहले विद्यार्थियों के व्यवहार में आए बदलाव के कारण का पता करे, भाई कॉज क्या है, क्यों बच्चे का बिहेवियर इतना ज़्यादा बदल गया है। फिर कहते हैं कि साथ में टीचर उसके घर, उसके आस पड़ोस में जाकर कारण जानने का प्रयत्न करे। तो यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा भावी अध्यापकों, तो यहाँ पर आस पड़ोस उसके घर में जाकर कारण जानने का प्रयत्न कौन सा मेथड हमारा कहलाता है, केस स्टडी कहलाता है ना। केस स्टडी में ही बच्चे का पूरा केस देखा जाता है, उसके माता पिता, उसके आस पड़ोस, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार सबसे पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता। तो चलिए अगर आगे देखें तो आगे कहता है कि विद्यार्थियों के साथ
समय व्यतीत कर उनकी समस्याओं को पहचानने का प्रयत्न करें और विश्वास में लेकर उनकी समस्याओं का निदान करने में उसकी मदद करें। अब क्या होता है, इस लाइन का यहाँ पे मतलब है कि आपको बच्चों के साथ बातचीत करनी है। अगर आप बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करोगे तभी बच्चे क्या होगा, थोड़ा सा उनमें विश्वास होगा कि हाँ टीचर है और मेरी बात मानते हैं, समझते हैं, तो वो बेझिझक होकर अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और कहता है, क्या कहता है, कहता है कि मानव जन्म मुक्त होता है, मतलब कि बच्चे का जब जन्म होता है तो बिल्कुल फ्रीडम होती है उसके पास, परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है। लेकिन जन्म मुक्त तो लेता है अपना, ठीक है, ऐस कर रहा है, परंतु सभी ओर से जंजीर में है, मतलब कि सभी ओर उसे घेरे हुए हैं सारे के सारे। यह जो ये स्टेटमेंट है ये किसने दी है? तो भाई बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेटमेंट, और ऊपर से ये PYQ है। तो आपके अब्राहम मास्लो ने दिया, आपको पता है ना, ये जो आपका मास्लो इसने एक थ्योरी दी है नीड हायरार्की करके। तो चलिए, आपका बी कहता है कि जीन जैक्विस राउसे। भाई यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जरा समझ लीजिएगा इसको, ये राउसे नहीं है, ये रूसो है, जो आपने पढ़ा होगा तो हिंदी में इसको बोलते हैं। जॉन डीवी ने, डीवी का तो बड़ा ही नाम है, बड़ा ही चर्चा है डीवी की। तो अब कहते हैं कि WII किलपैट्रिक, जिन्होंने एक खेल मेथड भी दिया अपना, है ना, किलपैट्रिक आई, वो जो मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो बताइए यहाँ पे ये स्टेटमेंट किसकी है? तो जी हमें पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ये जो स्टेटमेंट है वो किसके, रूसो की है। यहाँ पे ये जरा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए बिल्कुल ही। देखो यहाँ पर देखो, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जो रूसो है, ये वाला रूसो, उसने अपनी बुक लिखी है जिसमें द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब यही पूछ लिया जाता है कि यह द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसकी है, पूछा जा सकता है। तो इसमें जो ये बुक थी, इसमें सामाजिक समझौते के जो सिद्धांत इसने दिए थे, उसी में ये स्टेटमेंट इन्होंने लिखी है। अब जो ये बुक है ये पब्लिश हुई थी 1762 में, जिसमें इस सिद्धांत के द्वारा समाज के उदय, उसके सदस्यों के बीच में संबंध की व्याख्या इसमें की गई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा ही प्यारा दमदार क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और पूरी पूरी संभावना है इस क्वेश्चन के आने की। कहता है कि स्कूल प्रिंसिपल की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो बताओ, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? प्रिंसिपल के पास है, शिक्षक के पास है, प्रबंधक होता है, मैनेजमेंट के पास है, या फिर इन सभी के पास है? तो जो ये सरकारी ऑप्शन टिक करते हैं, जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और यहाँ पे आंसर दीजिएगा इसका। स्कूल जो व्यवस्था है उसकी मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्कूल की जितनी भी व्यवस्था करनी है उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? प्रिंसिपल के ऊपर होती है। अगर हम देखें यहाँ पर CBSE, आपके जो स्कूल है ये हमारा, सो भी तो CBSE पैटर्न पर बेस्ड है। तो CBSE ने प्रिंसिपल को शैक्षणिक नेता के रूप में कार्य करने का निर्देश, मतलब कि इंस्ट्रक्शन दी है। बात आई समझ में? फिर कहते हैं कि शिक्षण योजनाओं के साथ साथ शिक्षण को तैयार करने और निष्पादित करने के अतिरिक्त प्रिंसिपल शिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, बोले तो इवैल्यूएशन करने और सीखने के वातावरण को अनुकूलित, मतलब कि उनके अडेप्ट करने के लिए स्थापित मानकों को करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर इतनी प्योर हिंदी नहीं है, आप समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। और हाँ, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर समझ नहीं आया है तो भी बताइए, अगर समझ आया तो भी बताइए, अच्छा लगा है तो भी बताइए, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए। अगर अच्छा नहीं लगा है तो साथ में ये ज़रूर बता दीजिएगा इम्प्रूवमेंट कहाँ करने की ज़रूरत है। ठीक है, और आप अपना टीचिंग एप्टीट्यूड पैडागोजी से रिलेटेड कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। जनरल पेपर तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है, रिवीजन कर रहे हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस पैडागोजी स्पेशल इन से कह रही हूँ मैं। आपको कोई लगता है कोई टॉपिक आपका वीक है तो मुझे सजेस्ट करिएगा, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए, कहते हैं कि प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पर प्राइमरी की बात कर रखी है, प्राथमिक स्तर पर टीचर टॉट, मतलब कि एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाएगा, उसका रेशियो कितना था भाई? 1:39, 1:139 का रेशियो था। तो यह आपका छठा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक था, या आपका 5वां एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक था, या फिर चौथा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक था, या फिर दूसरा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक था? देखो बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा?
तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है यहाँ करेक्ट हो जाएगा, छठा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक, और ये PGT में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो आप। तो चलिए यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता लग गया, छठा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक। लेकिन आपको क्या करना है, आपको गूगल बाबा पे जाके सर्च करना है। प्राथमिक का तो ये हो गया, लेकिन आपको आपका जो सेकेंडरी है, आपका जो भी TGT है या PGT है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टीचर टॉट रेशो ढूंढना है, पता करना है, और उसके बारे में जितने भी आपको नॉलेज है वो कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो आपके कमेंट से दूसरों का भी भला हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो आपका टीचर टॉट रेशो है उसका 139 है रेशो। अब छात्र शिक्षक अनुपात जो है 2 सर्वेस के हुए, 1993 वाला और 2002 से बढ़ा था, मतलब कि इतने में था वो, जो जिसमें 1:40 से 1:42 तक रेशो था। मतलब कि पहले 1993 में 1:40 था, उसके बाद 2002 में थोड़ा सा बढ़ गया था जो कि 1:42 हो गया था। उसके बाद अगर बात करें तो 8वां जो सर्वे जो सितंबर में हुआ था 2009 में, तो यह उसमें यह घटकर कितना हो गया था, 1:32 हो गया था। और एट प्रेजेंट कितना है ये भी बता दीजिएगा ज़रा। तो चलिए अगर आगे हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना क्या होता है। और आप मुझे बताइएगा जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो ये ड्रॉपिंग आउट बच्चे हैं ना, प्राइमरी के बच्चे और सेकेंडरी के बच्चे, उनको कब तक लेकर आना है, ड्रॉपिंग जो बच्चे हैं उनको कब तक लेकर आना है, जो आपका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है वो बताना है आपको। तो चलिए ऑप्शन कहता है कि स्कूल में अनियमित आना, मतलब कि आप ठीक है अगर काम कर रहे हो या कुछ भी, आप मतलब कि एग्ज़ाम देने के लिए आ जाओ, या फिर सैटरडे संडे की क्लास लगा लो, या फिर एक दिन आ जाओ, ऐसे इरेगुलर की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दो, कि भाई छोड़ दो हमेशा के लिए अगर आपसे नहीं बन रहा है तो। फिर कहते नहीं भाई, ड्रॉपिंग आउट बच्चा होने का मतलब है कि स्कूल में वो अनियमित हो गया। फिर कहता है कि स्कूल उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया। सी कहता है कि स्कूल में जो खेलना, बताओ ये कौन सा मतलब है। फिर कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता है जी ड्रॉपिंग आउट का मतलब होता है कि स्कूल जो है उस बच्चे ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका निम्न में से कौन सा एक अच्छे समय सारणी बोले तो टाइम टेबल का सिद्धांत नहीं है बोला है कि अच्छा जो टाइम टेबल का सिद्धांत जो नहीं है वो बताना है। फ्लैक्सिबल होना चाहिए, विविध होना चाहिए, या फिर निर्दयी शिक्षक होना चाहिए। निर्दयी मतलब कि बिल्कुल स्टिक वाला, ठीक है। तो यह क्या ऑप्शन दे रखा है, निर्दयी शिक्षक वाला है। फिर कहता है कि प्रयत्न का सह संयोजन, तो बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे निर्दयी शिक्षक, एक तो हम टाइम टेबल की बात कर रहे हैं, और टाइम टेबल में निर्दयी शिक्षक, इसका क्या मतलब हुआ। निर्दयी होता है कि जिसके हृदय में कोई दया नहीं होती, ऐसा बताओ। ये यहाँ पे कुछ मकसद ही नहीं बनता यहाँ पे इस ऑप्शन को रखने का। अगर मैं बात करूँ फ्लैक्सिबिलिटी, लचीलेपन की, तो एक टाइम टेबल को बनाते टाइम फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो रिजिड नहीं होना चाहिए। अगर आपने रिजिड कर दिया उसको और बच्चे मतलब कि उस टाइम वो नहीं हो रहा उनसे कुछ, तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। यहाँ पे बच्चों की सुविधा के अनुसार, टीचर की सुविधा के अनुसार जो है वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्कूल में अनुपस्थित रहना, स्कूल में, ये पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है कि स्कूल में अनुपस्थित मतलब कि एब्सेंट रहना और भाग जाना, इसके कारण क्या होते हैं। अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, कहते हैं कि जो आप प्रैक्टिस करा रहे हो उसमें इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को। अब शिक्षण में निर्बल पद्धति, मतलब कि बल नहीं है, जो आप पढ़ा रहे हो, जो आपका मेथड है टीचिंग का वो उसकी मतलब कि बल नहीं है उसमें, खाने का मतलब उसमें जान नहीं है। फिर कहते हैं अप्रभावी शिक्षक, कहते हैं कि जो टीचर है ना, मतलब कि जो आप हो, उसका प्रभाव नहीं है बच्चों के ऊपर, तभी वो भाग जाते हैं, एब्सेंट रहते हैं आपकी क्लास में। या फिर ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट है। बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। स्कूल में बच्चे जो है वो एब्सेंट क्यों रहते हैं, इसका कारण क्या है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आपने आंसर यहाँ पे मुझसे पहले दे दिया होगा, आप बड़े ही समझदार हो सारे के सारे। तो यहाँ पे इसका जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, अप्रोक्स सभी ऑल ऑफ दी अबव। तो कहने का यहाँ पर मतलब क्या है कि स्कूल में जब एब्सेंट रहता है बच्चा, देखो यही कारण होते हैं कि या तो अभ्यास क्रम में रुचि, मतलब कि आप जो प्रैक्टिस बच्चों को करा रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम यहाँ तक बात करें तो यहाँ तक अगर इस लास्ट क्वेश्चन तक जो स्टूडेंट आए हैं, तो अगर इंटरेस्ट नहीं है क्लास में तो वो अब तक तो भाग गए होंगे,
है ना, छोड़ के क्लास को, क्योंकि मतलब कि मेरे पढ़ाने में या तो उनको इंटरेस्ट नहीं आया, ये बात हो सकती है, या फिर मेरा जो पढ़ाने का तरीका है या जो मैंने मेथड यूज़ किया है उसमें बल नहीं था, उसमें जान नहीं है। उसके बाद अगर बात करें, मेरा कोई प्रभाव ही नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो ये सारे के सारे मेथड होते हैं किसके, स्कूल में बच्चों के अब्सेंट रहने के। तो आगे से समझ जाना, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा भागता है तो बस उसका यही कारण हो सकता है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है सुधारने के लिए, अपना जो मेथड है, टीचिंग का मेथड है, उसको टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहना है। ये देखना है कि अगर आप पढ़ा रहे हो बच्चों को और बच्चे आधे से ज़्यादा क्लास आपकी सुस्त है, सो रही है, हैं, या फिर क्या है वो, आप भी क्लास में करते हो हजवाइया लेते हो ना, तो ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ, तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ाहट है। और वहाँ पर क्या करना आपको थोड़ी देर रेस्ट, मतलब कि अपना पढ़ाई, अब जो पढ़ा रहे हो उसको बीच में रोक देना है। फिर आपको क्या करना है, कोई एक्सरसाइज करानी है, कोई मेंटल एक्सरसाइज करा सकते हो या फिर कोई फिजिकल एक्सरसाइज करा सकते हो, बच्चों को खड़े कर दो, जंपिंग वंपिंग, मतलब कि आपको कराना है ताकि बच्चों की नींद जो है भाग जाए। या फिर कोई चुटकुला कहानी ऐसा कुछ करा सकते हो उनका इंटरेस्ट क्लास में दोबारा लेकर आने के लिए। तो यही है आज की आपकी क्लास। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो अपने प्यारे प्यारे हाथों से, और आप जो सजेशन देते हो मैं उनको मान के वीडियोस भी बनाती हूँ। मोस्टली जो है वीडियोस मैं आपके सजेशंस पर ही बनाती हूँ, और अपनी खुद की बताऊँ तो मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट करा ही दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने जो पढ़ाया आपको वो, मतलब कि उसकी क्वालिटी नहीं है। मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ाया वो बिल्कुल मोर देन सफिशेंट है, और बहुत अच्छा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने जी जान लगाकर उसको पढ़ा है, और साथ में अब मेरे साथ आप रिवीजन भी कर रहे हो, जर्नल पेपर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं, अगर कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम जो यहीं से निकल जाएगा। चलिए, यही थी आज की हमारी क्लास। और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या फिर ये जो सीरीज़ हम आज मैंने क्लास कराई है इसको कंटिन्यू रखना है, इसी तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे बता दीजिएगा ज़रूर। तो हम जो है हमारा ट्यूसडे को रहती है ये क्लास, टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस हॉस्टल वार्डन का एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड प्लस एक्ट। तो आप मुझे बता दीजिएगा अगर सीरीज़ कंप्लीट करानी है ये, तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।